गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं विधान शर्मा और आज हम पढ़ेंगे संघवाद। संघवाद को इंग्लिश में कहते हैं फेडरलिज्म और हम आज इसका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 क्लास 10 का है ये चैप्टर। तो दोस्तों, संघवाद को समझने के लिए हमें सबसे पहले समझना होगा शासन प्रणालियां। शासन प्रणाली होती क्या है? शासन प्रणाली शासन करने के तरीके। जितने भी देश हैं उनमें दो ही तरीके की शासन प्रणालियां पाई जाती हैं, या तो एकात्मक या संघीय शासन प्रणाली। ओके, समझिए बच्चों, अगर अब हमें समझना है एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली, तो इसको अच्छे से समझने के लिए हमें पिछले चैप्टर में जाना होगा जिसका नाम था सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी में क्या होता है कि दो देश थे, एक बेल्जियम और दूसरा था श्रीलंका। श्रीलंका में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया। कैसे समझाता हूं, देखिए वहां क्या हुआ कि जो श्रीलंका था वहां पर सिंहली समुदाय ने अपना आधिपत्य जमाना चाहा, तमिलों को दबाकर अपनी सरकार बनानी चाहिए। तो वहां पर क्या था, एकात्मक शासन प्रणाली की तरफ वो देश बढ़ रहा था, जिसका नतीजा गृह युद्ध निकला। ओके, लेकिन उसके विपरीत एक दूसरा देश था बेल्जियम, जहां पर भी विवाद बहुत सारे हुए वहां की जनता के बीच में, किंतु उन्होंने कानूनों में परिवर्तन कर करके एक तरीका अपनाया और वहां की जो क्षेत्रीय सरकार थी, यानी कि वहां की जो प्रांतीय राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आपस में समझौते किए और एक मिलीजुली अच्छी सरकार बनाई और अच्छे लोकतंत्र की स्थापना हुई वहां पर और वहां पर क्या देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा खुशहाली है। तो आपको समझ में आया होगा कि एकात्मकता क्या है और संघीय शासन प्रणाली क्या है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, संघीय शासन प्रणाली। संघीय शासन प्रणाली, देखिए ये जो शब्द है संघीय, ये बना है संघ से और संघ का मतलब होता है यूनियन। संघ का मतलब होता है यूनियन। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। संघीय शासन प्रणाली में दो या दो से अधिक स्तर की सरकार, यहाँ पे जो सरकारें होती हैं या तो दो स्तरों में बटी होती हैं या दो से अधिक स्तरों में बटी होती हैं। अभी मैं आपको समझाता हूं। जैसे हमारे देश भारत में सरकारें दो स्तरों में बटी हुई, दो स्तरों में मेनली बटी हुई है। वैसे हमारे देश में सरकार 3 स्तरों में बटी है। समझते हैं दो स्तर कौन कौन से? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। ठीक है, अब समझते हैं कि शासन की संघीय शासन प्रणाली में केंद्र सरकार राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है। देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ये दोनों आपस में संघीय शासन प्रणाली में स्वतंत्र होती हैं। कैसे होती हैं? स्वतंत्र। कैसे कि केंद्र सरकार के जो कार्य हैं वो संविधान में अलग दिए गए हैं और राज्य सरकार को क्या कार्य कर रहे हैं, उनके अधिकार क्या हैं, वो अलग हैं। मतलब कि दोनों को अलग अलग संविधान ने कहा है कि तुम अपने कार्य करोगे और तुम अपने कार्य करोगे। कोई किसी के काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा, जिससे कोई दिक्कत ना हो। यानी कि अगर केंद्र सरकार काम कर रही है तो अच्छा, ना करे तो अच्छा, राज्य सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब राज्य सरकार को मतलब तो है लेकिन वो उससे कुछ कह नहीं सकती है और केंद्र सरकार भी राज्य सरकार से कुछ नहीं कह सकती। यानी कि दोनों स्वतंत्र होती हैं संघीय शासन प्रणाली में। ओके, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी यहाँ तक चीजें। आगे देखिए, राष्ट्रीय महत्व। केंद्र सरकार का काम क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व को। देखिए, केंद्र क्या है? पूरा का पूरा देश के ऊपर जो एक सरकार होती है वो केंद्रीय सरकार होती है ना। तो ये राष्ट्रीय महत्वों को लेकर चलती है, यानी कि जो भी राष्ट्र से, पूरे देश से जुड़े हुए मामले हैं उन पर काम करती है केंद्र सरकार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आगे राज्य सरकार। राज्य सरकार क्या काम करती है? दैनिक कामकाज। राज्य सरकार दैनिक कामकाज को करती है, यानी कि जो भी राज्य से संबंधित कामकाज है, दैनिक का मतलब रोज वाले नहीं, जैसे कृषि हो गया और ये सारी चीजें जो हैं वो राज्य सरकार के अंडर में आती हैं। ओके, आगे देखते हैं हम एकात्मक शासन प्रणाली। एक स्तरीय सरकार, इसमें क्या होता है, जो सरकार होती है वो एक स्तरीय होती है, मेनली दो स्तरीय भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जो जितनी भी पावर होती है वो किसके हाथ में होती है? वो होती है, देखिए वो होती है केंद्र सरकार के हाथ में। किसके हाथ में होती है मेरे प्यारे बच्चों? यहां पर एकात्मक शासन प्रणाली में सारी पावर केंद्र सरकार के हाथ में होती है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है एकात्मक, यहां पर किसी एक का ही शासन होगा, किसी एक का ही शासन होगा। ठीक है, तो एक स्तरीय सरकार में क्या रहता है कि यहाँ पे जो केंद्र सरकार है वो सारे डिसीजंस लेती है।
और जितने भी ऑफिशियल्स, ब्यूरोक्रेट्स, ये जितने भी होते हैं सब किसके अंडर में काम करते हैं? एक किसके अंडर में काम करते हैं? केंद्र सरकार के अंडर में, इसके अंडर में काम करते हैं। इसके नीचे जितने भी काम करने वाले लोग हैं, है ना, जो भी वित्तीय मदद, पैसा से संबंधित मदद लेनी होती है वो केंद्र सरकार से लेनी होती है। लेकिन जो अधीनस्थ होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेह केंद्र सरकार न होकर अधीनस्थ होते हैं, ये इसका बड़ा दिक्कत है। केंद्र सरकार यहाँ पर इस कारण मनमानी कर लेती है एकात्मक शासन प्रणाली में। मेरे प्यारे बच्चों, में इसको समझा चुका हूं। इसमें एक चीज और बताना थी मुझे कि देखिए, केंद्र सरकार, राज्य सरकार स्वतंत्र तो होती है, किंतु कुछ वित्तीय मदद के लिए राज्य सरकार को केंद्र सरकार का सहारा लेना पड़ता है। तो आज हमने समझा शासन प्रणालियां, एकात्मक शासन प्रणाली और संघीय शासन प्रणाली, है ना। तो इन दोनों को आपने, मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छे से समझा होगा। अब हम समझते हैं संघीय शासन प्रणाली के विशेषताएं, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, विशेषताओं पर बात करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फिर हम बात करते हैं संघीय शासन प्रणाली की विशेषताएं। अभी तक हमने जाना कि संघीय शासन प्रणाली और एकात्मक शासन प्रणाली को। अब संघीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या है, इसे अपनाने से क्या लाभ है, और आपको मैं बता चुका हूं कि भारत में संघीय शासन प्रणाली ही है। देखिए, पहली विशेषता ये है इसकी, 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। इसमें जो सरकार होती है वो 2 या 2 से अधिक स्तरों में बटी होती है। जैसे भारत में है 3 स्तरों में बटी हुई है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती राज, ठीक है। उस तरीके से 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकार। एक है एक ही नागरिक समूह पर शासन, ये चीज समझने वाली है। एक ही नागरिक समूह पर शासन का मतलब है कि नागरिक समूह वही रहेगा, चाहे केंद्र सरकार उस पर शासन कर रही हो या राज्य सरकार। मान लीजिए उत्तर प्रदेश के रहने वाले लोग हैं, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है 20 करोड़, वहां पर उत्तर प्रदेश का जो सरकार है वो भी शासन कर रही होगी और उनके ऊपर केंद्र सरकार का भी शासन रहेगा। तो नागरिक समूह सेम है, उन पर सभी सरकारें शासन करती हैं, यानी कि 2 हो या 2 से अधिक सरकारें उन्हीं एक ही नागरिक समूह पर शासन करेंगी। ओके, अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुसार सुरक्षित है। अधिकार क्षेत्र संविधान के अनुसार सुरक्षित होने का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राज्य सरकार के अधिकार अलग दिए गए हैं संविधान में और केंद्र सरकार के कार्य अलग हैं, यानी कि दोनों को कार्यों को संविधान में अलग अलग बांटा गया है। अभी उसके बारे में हम जानेंगे, उनके लिए सूचियां दी गई हैं, संघीय सूची और राज्य सूची, उसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। देखिए, नेक्स्ट समझिए प्यारे बच्चों, संविधान के अनुसार कोई भी सरकार अकेले फैसला नहीं ले सकती। अगर कोई फैसला ऐसा है कि जिसपे दोनों सरकारों के बीच में मध्यस्थता जारी करनी है, तो वहां पर फैसला लेने के लिए क्या करना होगा? विधानसभा और जो दोनों दल हैं उन दोनों में जाकर कोई कानून पारित करना पड़ेगा, तब जाकर ही कोई भी कानून पारित होगा, तब जाकर दोनों मिलकर काम करेंगे साथ में। ओके, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, अधिकार क्षेत्रों को लेकर विवाद का न्याय सर्वोच्च न्यायालय लेता है। देखिए, अधिकार क्षेत्रों को लेकर विवाद का न्याय कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। इसको कैसे समझते हैं? देखिए, मान लीजिए उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में किसी भी मुद्दे को लेकर विवाद हो जाता है। मान लीजिए वो कह रहा है कि कार्य उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है कि कार्य मेरे कार्य क्षेत्र में नहीं है, ये आपके में आप समझें, लेकिन फिर इनमें अगर आपस में विवाद हो जाता है क्योंकि दोनों स्वतंत्र हैं, तो फिर इसका न्याय कौन करेगा? इसका न्याय जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में, इसकी बात जाएगी और जो सच होगा, जो सही होगा, उसके पक्ष में सर्वोच्च न्यायालय फैसला लेगा। आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, इसके 5 विशेषताएं। 6वीं विशेषता देखते हैं, देश की एकता की सुरक्षा तथा विविधता को सम्मान देना। ये इसकी मुख्य विशेषता है, यानी कि देश की एकता की सुरक्षा, यानी हमारा जो देश है उसमें एकता एवं अखंडता बनी रहे, है ना। वो एकता एवं अखंडता कैसे बनी रहेगी? जिस एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि सभी लोगों को समान रूप से सभी संसाधनों को प्रदान किया जा सके तथा विविधता को सम्मान देना। विविधता का मतलब होता है भारत बहुत बड़ा देश है, भौगोलिक और सांस्कृतिक स्तरों पर वो बटा हुआ है ना। तो लेकिन वहां पर अलग अलग कल्चर है, लोगों के अलग अलग रहन सहन है, फिर भी उनकी विविधता को सम्मान देना सबको, इसीलिए अलग अलग राज्यों को बनाया गया है, अलग अलग राज्यों को बनाया गया है। तो प्यारे बच्चों, आज
आज की इस वीडियो में इतना ही था और थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पार्ट 2 में हम और जानेंगे। थैंक यू सो मच।